प्राइमरी एजुकेशन का हालत यूपी में बदतर है। पूर्वांचल के क्राइम की बात अगर करते हैं तो मुख्तार अंसारी के घर के कुर्की तो कर रहे हैं, लेकिन बगल में एक सुशील सिंह और चुलबुल सिंह भी का परिवार भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुइज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस वक्त यूपी चुनाव के सर्वे पर निकला हुआ हूँ, लखनऊ में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं, हम उनसे बात करेंगे यूपी चुनाव को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर और भी कई मुद्दे हैं, उनसे इस टॉपिक को लेकर बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शुक्रिया, मैं डॉक्टर सुचित हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और अभी लखनऊ में हूँ कुछ काम से, तो शुक्रिया आप मिलने के लिए। सर, आप ये बताइए, यूपी इलेक्शन नज़दीक हैं और सभी नेता पूरे जोर शोर पर मेहनत कर रहे हैं। आपके हिसाब से यूपी में अगला सीएम कौन होना चाहिए और क्या मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दे को लेकर कि वो सीएम चुना जाना चाहिए? देखिए, ये कहना कि सीएम कौन होना चाहिए ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मसले क्या होने चाहिए और किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए ये एक अहम मसला है। मुझे लगता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस में मसला तो वहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये सारे के मसले होने चाहिए चुनाव में। लेकिन ये दुखद है कि पिछले कुछ समय से इसके बरख्त एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है, जो राजनीति या तो धर्म को लेकर के है या जाति को लेकर है, मंदिर मस्जिद को लेकर के है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इसके जवाब में मैं आपको कह सकता हूँ कि, और उम्मीद भी करता हूँ कि ये चुनाव एटलीस्ट तमाम कोविड में देखा आपने त्रासदी, उस त्रासदी को झेलने की तैयारी को लेकर के होना चाहिए। कैसे हम कोविड के अगर नए वेरिएंट्स है उससे कैसे बचे उसको लेकर हो, उस कोविड के त्रासदी से निकले हुए बेरोजगार लोग और नौजवान जिनकी शिक्षा लगभग बर्बाद हुई है, उनको कैसे आप एकोमोडेट करते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह कैसे आप उन सारे सवालों को, किसानों का सवाल है, बेरोजगारों का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है और एजुकेशन का सवाल है और स्वास्थ्य का सवाल है, इन सवालों के इर्द गिर्द अगर चुनाव हो तो अच्छा हो। देखिए, एजुकेशन से याद आया, आप भी एक प्रोफेसर हैं, तो एजुकेशन सिस्टम कैसा है यूपी का? ठीक है, सही है, या जो हो रहा है वो चले देना जाना चाहिए या नहीं? देखिए, एजुकेशन सिस्टम का सवाल एक बहुत ब्रॉडर सवाल है। जी। उस पूरे सवाल को कई हिस्सों में आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर इको गार्डन में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। उसमें यहाँ के उत्तर प्रदेश के सरकारी टीचर आए हुए हैं प्रोटेस्ट में। वो कह रहे हैं कि हमारा पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन योजना। तो ये भी एक शिक्षा के सवाल का बड़ा मसला है कि आप शिक्षकों को कैसे संतुलित करेंगे, कैसे उनके सवालों को एड्रेस करेंगे। प्राइमरी एजुकेशन का हालत यूपी में बदतर है, ये तो आप कह सकते हैं। आप वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। अभी 2 सालों से कोविड के टाइम में पूरा स्कूल बंद रहा है और इस दौरान प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है कि बच्चे न तो कोचिंग जा पाए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। प्राइवेट स्कूलें धीरे धीरे क्लासेस चला रहे हैं, सरकारी स्कूलें फिर भी बंद है। तो प्राइमरी एजुकेशन का ये हालात है। मिडिल स्कूल में और प्राइमरी स्कूल का एक और सवाल आप देख लीजिए कि अभी कल ही परसों एक टेट का एग्ज़ाम हुआ करता है। वो उसका पेपर आउट हुआ, कैंसिल मत कहिए, उसको बोलिए कि पर्चा आउट हुआ, पेपर लीक हुआ। बाद में उसको कैंसिल करना पड़ा सरकार को दबाव में कि भाई देखिए पेपर लीक हो गया है। तो अब इसी से आप शिक्षा का अंदाज़ा लगा चुकिए। हायर एजुकेशन का हालत ये है कि जो यूनिवर्सिटियां हैं या फिर कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं जो स्टेट के, उनमें या तो वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसी है तो फिल नहीं हुए हैं। तमाम प्रॉब्लम है हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन से लेके। तो एक आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो यूपी में। जी, एक चीज़ और बताइए, महिला सुरक्षा के ऊपर कुछ बताइए। यूपी में महिला सुरक्षा कैसी है? देखिए, अभी अमित शाह जी ने कहा है कि महिलाओं को इतनी सुरक्षित है कि रात को गहने पहनकर रोड पर निकल सकती हैं। योगी जी कहते हैं कि 12 बजे कोई भी महिला बिना निडर होकर, बिना किसी डर के बाहर घूम सकते हैं। उस चीज़ पर आप क्या कहते हैं? देखिए, उम्मीद तो मैं भी करता हूँ कि कोई शहर ऐसा सुरक्षित होना चाहिए कि महिलाएं भी उतने ही तरीके से एक्सेस कर पाए जितना पुरुष एक्सेस कर लेता है। लेकिन दुखद कि हमारे शहर ऐसे नहीं है। आप अभी जिस दिन मोदी जी ये बात कह रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि काफ़ी सुरक्षित है यूपी, मैं उम्मीद कर रहा था कि यूपी सुरक्षित होगा। कल आज ही का न्यूज़पेपर में पलट रहा था, कल किसी दलित कर्मचारी को, उसके हस्बैंड और वाइफ को लखनऊ में ही मारा गया।
आए रोड पे आप छेड़खानी और बलात्कार देखेंगे, इसमें बड़े पैमाने पे सुरक्षा का चूक है, उसको तंदुरुस्त करना है। जो समाज सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वीमेन सिक्योरिटी और पेट्रियार्की को लेकर, तो एक बड़ा मसला है, उसको आप बाद में डील करेंगे। लेकिन लॉ ऑर्डर के थ्रू आप जो सुरक्षा मेंटेन कर सकते हैं उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। और मान लीजिए लखनऊ शहर ठीक है, थोड़ा सा सुरक्षित है, बाहर चले जाए सुल्तानपुर, बक्सी, गोरखपुर, बलिया, तमाम चीज़ें दिख रही हैं आपको। हर रोज़ वीमेन के अगेंस्ट में ये कोई ना कोई हेट्रेट, कोई ना कोई वायलेंस दिख जाएगा। सवाल ये है कि आप एक लॉ एंड ऑर्डर का जो वायलेंस है उसको कम से कम रोक लीजिए। जो सोशलाइजेशन के थ्रू, पेट्रियार्की के थ्रू आ रहा है, उस तो बड़ा प्रोसेस है उसको रोकने का। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश जी हैं, योगी जी हैं, प्रियंका जी हैं, काफ़ी मेहनत इस बार कर रही हैं, वुमेंस के उस अकॉर्डिंग भी बहुत सारी मेहनत कर रही हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, काफ़ी मसले हैं। और जी मायावती जी, आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन निकल के आ सकता है इस बार? देखिए, मैं किसी व्यक्ति को बेहतर नेता बताना उचित नहीं समझता हूँ। कौन व्यक्ति किस मसले के साथ आ रहा है उसके बेसिस पर उसको हम बेहतर बताएंगे। अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो इशू हम कह रहे थे, अभी आपके साथ चर्चा कर रहे थे, इन इशू के साथ जो भी लीडर्स आ रहा है उसको हम कहेंगे कि अच्छे आ रहे हैं। तो वैसे आप तय कर लीजिए कि कौन सा नेता किस इशू को लेके आ रहा है। और एक मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है जो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, कास्ट, इन तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है। एक पार्टी है जो विकास, सोशल जस्टिस, न्याय, समानता, इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। और यूपी की राजनीति इस समय बड़ा उठक पटक की राजनीति। कांग्रेस पार्टी, लेट मी फिनिश इट, कि कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत कर रही है कि हम थोड़ा सा अपना ज़मीन बना पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़मीन बनाती हुई उस तरीके के बढ़त दिख नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी एक अच्छा खासा चुनौती में दिख रहा है कि अगर जो गठबंधन छोटे छोटे दलों से कर रहा है, वो एक दिख रहा है कि विजुअलिटी है, जिसको आप कहते हैं कि सोशल अपीयरेंस है, तो उनका अपीयरेंस थोड़ा सा दिख रहा है। हालांकि बीएसपी को लोग कम आंकता है, मैं उस तरीके से नहीं आंक रहा हूँ। बीएसपी के वोटर लोकल वोटर होते हैं, जो साइलेंट वोटर होते हैं, तो बीएसपी भी एक बड़ा गेम प्लेयर है, ये मैं समझता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, प्रशासन कैसा है? प्रशासन की व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से, और कैसी होनी चाहिए यूपी में? देखिए, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन कैसा होना चाहिए, ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। क्या लॉज होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, और आईपीसी के तहत क्या किसको सज़ा होना चाहिए, ये सारे प्रोविजंस हैं। लेकिन मैं ताज्जुब रहता हूँ कि पुलिस वाले के थ्रू ही गोरखपुर के होटल में किसी का डेथ होता है। जी जी जी, तो एक चीज़ और मैं यहीं पे ले आता हूँ, पूछ लेता हूँ इसमें कुछ सवाल और आपसे। मॉब लिंचिंग होती है, पुलिस लेट पहुँचती है, या फिर वो गुनहगार जो होता है उसे छोड़ दिया जाता है। यूपी में आए दिन ये चीज़ें आप सुनते रहते होंगे, तो उस पर भी कानून, पुलिस प्रशासन चुप ही रहता है, उस बारे में आप नहीं, यहीं पे वही कह रहा था मैं कि लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन कैसा चलना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एक नियम नियमावली है। लेकिन दुखद तब होता है जब कहीं भीड़ किसी को मार दिया, कहीं पुलिस किसी को मार दिया, ठोक दिया, गाड़ी उसे ही पलट गया, और वो किसी पार्टिकुलर समुदाय की गाड़ी पलट रही है, एक पार्टिकुलर ग्रुप की गाड़ी पलट रही है, एक पार्टिकुलर कह रहे हैं कि गैंग साफ हो गया या क्राइम साफ हो गया। तो क्राइम, पूर्वांचल के क्राइम की बात अगर करते हैं तो मुख्तार अंसारी के घर को कुर्की तो कर रहे हैं, लेकिन बगल में एक सुशील सिंह और चुलबुल सिंह भी का परिवार भी है, जो भी एक तरीके का दबंगा और क्रिमिनल बैकग्राउंड के आता है। तो अगर आप सेलेक्टिव होंगे उसमें भी वो तो फिर वही पुरातन पंथी हो गया कि एक दूसरे समुदाय का अगर अन्याय करता है तो उसमें कम सजा, एक दूसरे तरीके का अन्याय करता है दूसरा ग्रुप तो उसमें ज़्यादा सजा है। अगर क्रिमिनल को अलग अलग चश्मे से मत देखिए, अगर एक क्रिमिनल है तो क्रिमिनल की तरीके से देखिए। ये किसी भी इक्वल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहाँ इक्वलिटी ऑफ लॉ हो, ये सबसे ज़रूरी होता है, और ये कहीं मिसिंग है। आप संकेत को समझिए कि मैं पूरा खोल के नहीं आपको कह सकता, संकेत को समझिए कि जब आप इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो है वॉइस उठते हैं, वही ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अर्थव्यवस्था पे भी थोड़ी टिप्पणी कर दीजिए, जब आपने इतना कुछ बता दिया है। मुझे क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि सबसे मजबूत जो अर्थव्यवस्था फिलहाल हमारे यहाँ की है जी, उस पर भी कुछ नहीं। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था केवल यूपी का ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया का इस समय तो खस्ता हालात है। कई वजह हैं उसके, आप देख रहे हैं कोविड के बाद बहुत सारे कंपनी बंद हुए हैं, जो छोटे छोटे रोजगार थे वो बंद हुए हैं, कंपनियों ने अपने प्रोडक्शंस को कम किया है तो उसका डिग्रेडेशन हुआ है।
लेकिन अर्थव्यवस्था की जो दो रीढ़ हैं, एक तो किसान है, जो आपने देखा अभी 2-1 सालों से कंटिन्यू किसान प्रोटेस्ट पे है, उसके फसल कैसे बर्बाद हुए हैं, खरीदे नहीं जा रहे हैं, अगर थोड़े बहुत हुए भी तो उसको खरीदे नहीं गए। तो एक अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है 80% इंडिया का, किसान का, वो तो एक तरीके से बर्बादी हुआ है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में जब प्रोडक्शन होता है इंगेजमेंट के थ्रू, और आप इंगेज नहीं कर पा रहे हैं अपने यंग जनरेशन को, कितनी बेरोजगारी है वो आप डेटा उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा कि यूपी जो है, यूपी और बिहार जैसे टॉप उस लेवल पर है यंग एज के बेरोजगारी पर।